कॉन्टेक्ट फोर्स। तो जहाँ पे आप ऐसा सपोर्ट देखोगे, ट्रायंगुलर शेप है, उसके नीचे ये रोलर्स लगे हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि रोलर सपोर्ट में बस एक ही रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन कहाँ कैसा होता है, हाँ, जहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है ठीक उसका नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जब अभी हम बीम की एनालिसिस करेंगे, उसके फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो जहाँ भी हमारे पास सोलर सपोर्ट आएगा तो उस पर जो हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे ठीक उसके नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट हैज रेस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट इन एक्स वाई डायरेक्शन, देयरफॉर इट हैज रिएक्शन आर एक्स एंड आर वाई। जो हमारा हिंज सपोर्ट होता है वो दो डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी में दोनों में इस मूवमेंट को रोकता है, इसलिए हम इस पे आर वाई भी लगता है और इस पे आर एक्स भी लगता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट हैज रिएक्शन टू मूव इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन as well as rotation about that point. So this is fixed support, ये fixed support है। इस जहाँ पे fixed support हमें मिलेगा वहाँ पे हमारे पास तीन रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और एक यहाँ पे मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके के सपोर्ट्स होते हैं। रोलर, वहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा नॉर्मल। हिंज जहाँ होगा वहाँ पे दो रिएक्शन आएगा, आर एक्स एंड आर वाई। और जहाँ पे फिक्स सपोर्ट होगा वहाँ पे तीन रिएक्शन आएंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लोडिंग। पहला हमारा होता है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। A load which is acted at a point is called as point load। एक जो point load होता है एक ही point पे काम करता है, जैसे W का point load यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम UDL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये इसका सिंबल होता है, सेमी चेन टाइप आप कह सकते हो। अ लोड विच इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द बीम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का फीचर क्या है कि ये जो थ्रू आउट द बीम जो इसकी अमाउंट होती है लोडिंग की वो सेम होता है। इक्विवेलेंट लोड इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू लेंथ। सो इसका इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू लेंथ लिखा हुआ है, तो ये W पर यूनिट लेंथ, W मतलब इसका लोड हो गया पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो ये काम कहाँ करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट एट CG ऑफ लोडिंग, जो लोडिंग का सेंटर पॉइंट होता है उस पे काम करता है। तो जैसे L की लोडिंग है, L लेंथ की UDL लगी हुई है, तो ये कहाँ पे काम करेगा, L/2 पे काम करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखो। इक्विवेलेंट वेटिंग लोड इसके लिए UDL के लिए क्या होता है, W इंटू एल, और कहाँ पे काम करता है, L/2 पे काम करता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम UVL कहते हैं। सो इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग हो जाती है। पहला होता है ट्रायंगुलर लोडिंग। ट्रायंगुलर लोडिंग जैसे आप इस फिगर 8.2.3 में देख सकते हो, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इंक्रीज और डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जो इसकी इंटेंसिटी है या जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तक क्या था, ये थ्रू आउट द सेम इंटेंसिटी थी इसकी। लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्या है कि इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। सो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मतलब यदि इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में दिखाना है तो हमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड इनटू लेंथ, इसकी लोड की जो इंटेंसिटी है और उसका लेंथ है, तो ये क्या होता है, W इंटू L/2। ठीक है, तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लेट पॉइंट लोड। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसमें दिखाते थे WL, इसमें दिखाते हैं WL/2, उसका आधा हो जाता है। और ये काम कहाँ करता है, एक्ट एट CG ऑफ लोडिंग, दैट इज यदि यहाँ से देखोगे तो 2L/3 पे, और ये यदि जहाँ पे मैक्सिमम लोड है उधर की साइड से देखोगे तो L/3 पे। नेक्स्ट केस है ट्राइपोजॉइडल लोडिंग, ये भी एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का केस है। तो ये ट्राइपोजॉइडल को हम फर्दर करते हैं, इधर से इसकी A है, इधर से ये B है और A लेंथ की लोडिंग है।
तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, एक तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एल की, और ये यहाँ पे बी माइनस ए का यूपीएल। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, इस ट्रेपेजॉइड का एरिया। तो इस ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू इंटू एल। एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड फ्रॉम लेफ्ट साइड से इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी इंटू एल बाई थ्री। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेक्टेंगल और ट्रेंगल में डिवाइड करके। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको डिस्कस, मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि कंसंट्रेटेड लोड W, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो इंटेंसिटी होता है W इंटू एल, कहाँ पे काम करता है, L बाई टू पे। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में यदि ट्रायंगुलर लोडिंग है तो ये W इंटेंसिटी होती है WL बाई थ्री, WL बाई टू। और कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी है उधर से L बाई थ्री पे, और जहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी है वहाँ से L बाई थ्री पे। और ये ट्रेपेजोइडल लोडिंग हो गया, इसका होता है ए प्लस बी बाई टू इंटू एल, और इसका पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन होता है ए प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एल बाई थ्री। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, एनीवन? कोई सुन भी रहा है? नो सर। सर ये फॉर्मूला कैसे आया सर, एक्स बार वाला? आपकी आवाज नहीं आ रही है माय डियर क्लियर। आप क्या कह रहे थे, एक बार फिर से बोलोगे? सर ये एक्स बार वाला फॉर्मूला कैसे आया? ये यस सर। अच्छा अच्छा, एक बार अपने आप को म्यूट कर लो, ये आपका साउंड आ रहा है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमने निकाला है। इसको फॉर्मूला के लिए क्या किया है कि इसको जो ये ट्रेपेजॉइडल शेप है उसको डिवाइड कर दिया है रेक्टेंगल में और ट्रेंगल में, और रेक्टेंगल ट्रेंगल में डिवाइड करने के बाद इसकी जो लोड है एक पॉइंट पे, यदि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका देखेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे हमें, तो यूडीएल यूवीएल का अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसका ऐड कर देंगे, तो ए प्लस टू बी बाई ए प्लस बी इंटू एल बाई थ्री आएगा। तो ये बेसिकली दो तीन चीजें हैं जो आपको याद करनी है। बाकी फिर अब हम इसको दो चार इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है 8.3.1, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ AB of length 8 meter having point load of 4 kilonewton, 10 kilonewton and 7 kilonewton at 1.5 meter, 4 meter, 6 meter from end A respectively. Determine the support reaction. तो ये तीन लोड है और ये यहाँ से इतनी दूरी पर लग रहे हैं, तो ये सपोर्ट रिएक्शन मतलब आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आर ए एंड आर बी विद द सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चूंकि ये जो हमारा बीम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं इसका। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कि जितना ऊपर से लोड आएगा, ऊपर नीचे से ये रिएक्शन लगाएंगे तो दोनों बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 4 प्लस 10 प्लस 7, तो ये हो जाएगा। दूसरा समेशन मोमेंट एट ए इक्वल्स टू जीरो, चूंकि ए पे फिक्स्ड है, इसका मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो होगा, तो ए पे मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए पे मोमेंट निकालते हैं। तो आर बी, अब ए पे मोमेंट निकालना है, तो यहाँ से आर बी से कितना दूर है ए,
सर मूवमेंट तो ए के अबाउट निकालेंगे ना पहले, तो सी पॉइंट पे निकालेंगे पहले। आर ए का तो आर ए ले लिया हमने ए पॉइंट पे, फिर सी का आएगा तो वो 1.5 इंटू नहीं, 4 मोमेंट किलोमीटर। एट ए इक्वल्स टू हम जीरो मान रहे हैं, मोमेंट एट ए इक्वल्स टू जीरो मान रहे हैं, ठीक है। मोमेंट हम लेते हैं कि इस पॉइंट पे मोमेंट जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, तो पहला हो जाएगा 4 इंटू 1.5 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 6, और फिर ये जो आर बी होगा, आर बी इंटू 8। 8 होगा। हाँ 8, यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है गलत, 8 नहीं है, आर बी इंटू 8। तो ये क्या हो जाएगा फिर, इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अब आपको यहाँ पे सपोज करना है कि सर ये आपको नेट टॉर्क जीरो किया है सर, नेट टॉर्क जीरो किया सर ए के अबाउट। मोमेंट और हम ए पॉइंट, हम सभी जो इतने यहाँ फोर्स लग रहे हैं उसका मोमेंट ले रहे हैं इस ए पॉइंट पे, ठीक है। ओके सर। तो ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले आर ए का मोमेंट ए पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा, बिकॉज मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आर ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो मोमेंट एट ए जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर, आ गया सर, सारा समझिए। हाँ तो फोर यहाँ से, अब हम देखो जो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, या एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मान लो। तो सारे क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 4 इंटू 1.5, 10 इंटू 4 एंड 7 इंटू 6। और यदि इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, आर बी ये इधर है, तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 8। अब ये आर बी इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें 8 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 1.5 कितना हो गया, 6। 6, और ये हो गया 46, और ये कितना हो गया 42। तो 46 और 42 कितना हो 88। गया 88, 88 बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा 11 किलोमीटर। 11। तो आरबी की वैल्यू क्या हो गई 11। अब चूंकि ये बीम फिक्स अपने पोजीशन पे स्टेबल है, फिक्स है, तो समेसन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो होगा। तो 4 प्लस 10 प्लस 7 इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी होगा। तो आर ए प्लस आर बी तीनों को हम इधर लेके आए, सपोज ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाले को निगेटिव ले लिया, तो आर ए और आर बी पॉजिटिव हो गए, नीचे जो आ रहा है उसको निगेटिव ले लिया, -4 -10 -7 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आर बी आपको पता है, सब कुछ पता है, आर ए की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस में चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अब देखो यहाँ पे क्या था, ये लोडिंग थी। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी लोडिंग है, अभी मैंने आपको बताया था, ये कौन सी लोडिंग है, यहाँ पे देखो ये रोलर। रोलर लोडिंग है। और दूसरी लोडिंग कौन सी है, ये फिक्स्ड लोडिंग है, जहाँ पे ये 3 आपको डॉट दिखा रहा है, ये हैचिंग दिखाया, इसका मतलब ये फिक्स्ड लोडिंग है। तो रोलर लोडिंग में कितने सपोर्ट होते हैं, 1। एक रिएक्शन होगा, और फिक्स में कितना होगा 3। 3, और हिंज में कितना होगा 2। 2। तो यहाँ पे ये हिंज है, फिक्स नहीं है, सॉरी हिंज है, क्योंकि फिक्स होगा तो ऐसे दिखाता है, ये हिंज है। अब और ये बीम क्या है यहाँ पे, ये कौन सी तरीके की रोलर। बीम है, ओवरहैंग बीम है, ओवरहैंग बीम है, क्योंकि यहाँ देखो ये सपोर्ट क्या आ रहा है, एंड पे नहीं लग के बीच में लग रहा है। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रोलर है तो यहाँ पे आरबी दे दिया, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, तो एक वर्टिकल में रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन होगा, ठीक है। 45 तो सिंपली पॉइंट लोड है, नो इश्यू। यहाँ पे 175 न्यूटन है, और वो कहाँ पे काम कर रहा है, 80 डिग्री या 60 है, 80 है, 60 है, 60 डिग्री पे काम कर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन के साथ, एक कोस के साथ, इसको आप ब्रेक कर लो। तो एक 175 साइन 60, 175 कोस 60, इसके साथ भी कोई इशू नहीं है, 100।
ये 45 पे काम कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब सपोर्ट रिएक्शन आर ए प्लस वी एफ इक्वल्स टू 45 प्लस 175 साइन 60 प्लस 100 प्लस 200 साइन 50। यहाँ पे एक इक्वेशन आपका बन जाएगा। दूसरा 175 cos 60 और वो किसके बराबर होगा, इस डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं है और एच एफ सर है, एच एफ है। तो एच एफ हो जाएगा 175 cos 60 और सर फिर माइनस मोमेंट। भी तो होगा, एक 200 cos अच्छा 45 भी हाँ, तो है। सॉरी सॉरी, ये भी तो है 200 cos 45, ये भी है। तो एच एफ -200 cos 45 प्लस 175 cos 60, तो यहाँ से एच एफ की वैल्यू निकल जाएगी। फिर अब एक इक्वेशन आर ए प्लस वी एफ बन गया। दूसरा हम मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं बी पॉइंट पे। ठीक है, तो 45 नीचे से आ रहा है इस पे, तो निगेटिव। अब हम ले लेते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज बना के लाएगा यहाँ पे मोमेंट, तो 45 इंटू 1 माइनस प्लस 175 साइन 60 कैसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो 175 60 इंटू 2 ये पॉजिटिव, प्लस 100 इंटू 4 पॉजिटिव, फिर 200 साइन 60 इंटू 2 प्लस 2 4 एंड 5.5। 5.5, 200 साइन 55 इंटू 5.5 ये भी पॉजिटिव आएगा, और वी एफ इंटू 5.5 एंड 2.5 8, वी एफ इंटू 8 निगेटिव। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। होगा जो आर एफ होगा, जो आर एफ होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एच एफ स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर। क्योंकि हमने इसको, ये तो हमारा हिंज्ड है, एफ हिंज बीम है, तो ये हिंज बीम है, हमने इसको दो में ब्रेक कर लिया। यदि हम इसको इस दोनों के उसको एडिशन करते हैं, इसका वेक्टर वेक्टर फोर्स का, तो ये क्या होगा, आर एफ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इतना, और थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स वी एफ बाई एच एफ। तो ये यदि हम एक सिंगल फोर्स से दिखाना चाहते हैं तो ये आर एफ आएगा, और वो जो होगा हमारा 73.28 डिग्री पे काम करेगा। ठीक है, थर्ड में चलते हैं। A rope BC fails when the tension becomes 50 kilonewton. Determine the greatest vertical load F that can be applied to the beam AB. Also determine reaction at the hinge support A. ये हमारा हिंज सपोर्ट ए इसने दिखाया नहीं, ए ये होगा, ये होगा, ये होगा ए हिंज सपोर्ट, तो ये है क्योंकि ये तो फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो दो होगा, वी ए और एच ए। फिर ये एंगल पे है 26, इसको आपने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे एफ काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसके साथ, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ ये लगा हुआ है, तो ये एक टेंशन देगा, और ये टेंशन कह रहा है कि कितना है, 50 की VC फेल्स व्हेन द टेंशन बिकम्स 50 किलो न्यूटन। जब ये टेंशन 50 किलो न्यूटन होता है तो ये फेल कर जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम सपोर्ट ये एफ कितना होगा जिसको ये हैंडल करेगा। सो लेट एच ए एंड वी ए बी द सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज सपोर्ट ए। अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं, मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0 करते हैं,
तो 26 साइन 60 कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, +2। फिर कितना है, f इंटू 6 क्लॉकवाइज आ रहा है, पॉजिटिव। और t के भी दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, ये जो t है, एक होगा t साइन 60 और एक होगा t cos 60। तो t साइन 60 जो होगा वो कहाँ से आएगा, t साइन 60 जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसको हमने निगेटिव ले लिया। और यहाँ से ये t साइन 60 इंटू 6। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल गया 45 प्लस 6f माइनस 50 साइन 60 इंटू 6 इक्वल टू 0। समेशन सम ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a पर हम जो सम ऑफ मोमेंट लेते हैं वो 0 लेते हैं। तो अच्छा ये सॉरी इसका यहाँ पे आएगा। अब ये इक्वेशन आ गया 45 प्लस 6f माइनस 50 साइन 60 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। सो 45 प्लस 6f माइनस 150 इक्वल्स टू 0। 6f 6 इक्वल टू 105, f इक्वल टू 17.5 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, समेशन fy 0 लेते हैं। ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी 0। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज क्या है, va माइनस 26 साइन 60 माइनस a प्लस 50 साइन 30 इक्वल्स टू 0। तो va प्लस 22.52 माइनस 70.5 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें va की वैल्यू निकल गई। एंड समेशन ऑफ फोर्सेज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना है, ha माइनस 26 cos 60 प्लस 50 cos 30 इक्वल्स टू 0। ha की वैल्यू यहाँ से निकल गई। सो रिएक्शन निकालना है तो ha प्लस va कर दो, यहाँ पे निकल गया। आ रही है चीजें समझ में, नहीं आ रही है, किसी को कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट केस, सर ये एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा सर। आप देखो इसमें क्या करना है कि आपको अपने आप एज्यूम करना है कि जिस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो उस पॉइंट पे मोमेंट के लिए आप एज्यूम कर लो कि जितने सारे मोमेंट बन रहे हैं, आपको ऊपर है कि आप क्लॉकवाइज जितने मोमेंट बन रहे हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो। तो मैं सपोज कर रहा हूं, जैसे मैंने लिया मोमेंट अबाउट ए, तो जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स यदि एफ पे मोमेंट लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, आप नलका चलाते हो ना, सपोज ये आपका नलका है, यहाँ से आपने हैंडल से दबाया तो आप फोर्स लगाते हो तो नलका कैसे घूमता है, नीचे जाता है। तो ये जो एफ है इस डायरेक्शन में आप एरो मार रहे हो, तो इसका जो मोमेंट होगा ये कहाँ होगा, इसको ऐसे घूम के इस पे आएगा, ऐसे घूम के आएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में? और मैंने एज्यूम किया कि क्लॉकवाइज इस केस में पॉजिटिव होगा। सपोज कोई फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा, इस बीम को ऊपर करने की कोशिश करेगा, बीम को ऊपर करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पे इसका मोमेंट कैसे होगा, ऐसे घूम के आएगा, इसके घूम के आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है इसको हमने निगेटिव ले लिया। समझ गए सर? समझ गए? हाँ जी सर। आप ना इस नोटेशन को आपको एज्यूम करना है। आप यदि उल्टा भी लेके चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव, फिर भी आपका रिजल्ट वही आएगा। यदि उसमें भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक देसी तरीका बताता हूँ। जो भी फोर्स है, अब जैसे इतना तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जब कोई भी इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे, वैसे घूम के आएगा। तो नीचे में न आ रहा है तो मतलब मान लो निगेटिव, और ऐसे कोई ऊपर में पो आ रहा है तो मान लो पॉजिटिव। तो आप देख लो कि कोई ऊपर से आ रहा है उस सबको पॉजिटिव ले लो, कोई नीचे से आ रहा है उसको नेगेटिव ले लो। तो बात वही हो गई। उस केस में आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लोगे और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लोगे। ये भी उसका तरीका है, यदि याद करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो।
वैसे स्टैंडर्ड लेके चलो कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ठीक है, ठीक है सर। ओके। So this case is of uniformly distributed load. A simply supported beam 8 meter long carries 3-point load, this and this, and 200 kilonewton at from the self roller support. The self weight of the beam is 25 kilonewton per meter. Self weight मतलब uniformly distributed load. The right end support is hinged. ये जो hinge support है, और ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, मतलब एक रिएक्शन होगा। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। सिंपल है। तीन सर हमारे वो पास जो लोरल सपोर्ट है वो हिंज नहीं है सर? नहीं है, देखो यहाँ पे रोलर बनाया हुआ है ना तीन। सर उसके नीचे में उन्होंने फिर से भी तो किया हुआ है, डॉट भी ये तो लग रहा है। फिक्स से कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे, देखो द राइट एंड सपोर्ट इज हिंज्ड। जहां पे सिंपली सपोर्ट होगा, रोलर सपोर्ट नहीं होगा, वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो 100 न्यूटन, 150 और 200 का पॉइंट लोड है, इसके साथ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है यूडीएल। यूडीएल कितने का है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और टोटल कितना मीटर है, 8 मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या होगा, मैंने अभी इसको बताया था, W इंटू एल। सो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, यूडीएल को हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या होगा, W इक्वल्स टू W इंटू एल। W क्या है, लोड पर यूनिट 25 इंटू 8, तो 200 किलो न्यूटन का है। और मैंने बताया था यूडीएल कहाँ पे करेगा एक्ट, जितने लेंथ पे लग रहा है उसके सेंटर पॉइंट पे। तो ये 8 मीटर पे लग रहा है, तो ये 4 मीटर पे काम करेगा। तो 4 मीटर पे 200 का हमने ये यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है अब सर। अब आपको क्या करना है, आर ए, वी ए और एच ए निकालना है। ठीक है, तो आर ए, वी ए, एच ए निकालो। सबसे पहले क्या करो, ए पॉइंट पे हमने मोमेंट ले लिया, ए पॉइंट पे मोमेंट लिया, 100 इंटू 2, 200 इंटू 4, 150 इंटू 7, 200 इंटू 8 एंड वी ए इंटू दिस 8। ये कितना हो गया फिर इसका, अच्छा 2 5 7 8, ऐसा यहाँ 7 है, ये 8 है, 8 वी ए इंटू 8। तो ये सभी एक डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वी ए अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वी ए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वी ए नेगेटिव हो गया, बाकी सब पॉजिटिव आ गए। तो यहाँ पे ई पॉइंट है, वीई, तो ई की वैल्यू, वी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। हॉरिजॉन्टल में एच ए है, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, तो ये एच ए को नेग्लेक्ट कर देगा, तो एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन है, आर ए प्लस वी ए, और इक्वल्स टू 100 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 200 न्यूटन। पहले ही आपको वी पता चल गया है, वी की वैल्यू इसमें रखो, आर ए की वैल्यू निकल जाएगी। कोई दिक्कत? नो सर। एसएफडी वीएमडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सभी फोर्स को देख के और रिएक्शन की वैल्यू निकाल लिया। जब आपने रिएक्शन की वैल्यू सही सही निकाल लिया, कि जो भी आपका सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन आपने सही सही निकाल लिया, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इस पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे कहीं हो गई, तो आपने पूरा क्वेश्चन, और वो तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स इसके सिंपल है और फिक्स स्टेप होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रफ कैलकुलेशन होते हैं इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें यह है कि हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन हम सही से निकाल पाएँ, और वो वहाँ तक कोई गलती ना हो। सपोर्ट रिएक्शन में कोई गलती हो जाएगी तो पूरा जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। और सपोर्ट रिएक्शन तक आपकी चीज़ें सही है, तो उसमें कोई एक स्टेप भी गलत हुआ तो अगला स्टेप फिर सही हो जाएगा, बिकॉज हम बार बार सपोर्ट रिएक्शन के पास ही आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे
दो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लगा हुआ है, फिर 2 पॉइंट लोड, फिर 2 यूडीएल है। तो यहाँ से यहाँ तक यूडीएल कितने का है, 10 किलो न्यूटन मीटर का है, 50 का। तो इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 इंटू 5 50 का हो गया। और कहाँ पे लगेगा, 5 मीटर पे लग रहा है, तो बीच में इसके सेंटर पे 2.5 मीटर पे लगेगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर ये 2.5 मीटर का है, 16 का है 2.5, तो 16 इंटू 2.5 कर लिया, 40 का हो गया। यहाँ से टोटल 2.5 मीटर का है तो 1.25 पे एक्ट करेगा। बाकी सब पॉइंट लोड आपने निकाल लिया, आर ए आर बी निकाल के एक पॉइंट पे मोमेंट लो, फिर समेशन एफआई कर दो, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल। तो यूवीएल देख रहे हो आप, यूवीएल का सिंबल अलग इसमें शो किया हुआ है। तो यूवीएल में क्या होता है, इक्विवेलेंट लोड कितने का है, 5 किलो न्यूटन मीटर का। नहीं, ये यूवीएल नहीं है, ये भी यूडीएल ही है। यूडीएल को दो तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक तो ये सिंबल है और ये एक ए सिंबल है, दोनों यूडीएल ही है। यदि यूवीएल होता तो इसको अलग से मेंशन करते, और वो कहाँ होता है, वो ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होता है। दिस इज यूडीएल ऑल्सो। तो ये लोडिंग कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 मीटर का 10 का है, सेंटर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे ये लोड देखो क्या है, रोलर सपोर्ट है, लेकिन क्या है 45 डिग्री के एंगल पे है। तो एक ही सपोर्ट आएगा आरबी, लेकिन आरबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, आरबी